रंग बरंगे पहनावे और हंसते उजले चेहरे, रस्मों रीत रिवाजों के सदियों से नक्शे हैं गहरे। मीठी मीठी हर बोली है, मीठे हैं संगीत, मनमोहने गीतों में जल के इस धरती की प्रीत। मन के मेले मस्त कलंदर, हर सू दिल दरबार, ढोल बजे और मिलकर झूमे, हंसकर बांटे प्यार। अल्लाह तुझको सदा सलामत रखे प्यारे देश। रोशनी और रंगों के धारे, आंख के तारे देश। प्यार के मारो बंजारो, पधारो मार देश। केसरिया बालमा मुझे पधारो, पधारो मारा देश, देश रे पधारो मारा देश। अस्सलामुअलैकुम। एक फ्रेश एपिसोड के साथ इस वक्त मैं मौजूद हूँ अरोड़ में। अरोड़ तालुका है रोहड़ी का, और रोहड़ी और सखर दोनों साथ साथ शहर हैं, ऐसी ट्विन सिटीज़ हैं जैसे रावलपिंडी इस्लामाबाद ट्विन सिटीज़ हैं। जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ इसकी तारीखी अहमियत से कोई इनकार नहीं कर सकता है। सब कॉन्टिनेंट की तारीख में अगर आप चाहते हैं तो 712 ईस्वी वो साल है जब मोहम्मद बिन कासिम ने बरसगीर पाक व हिंद में कदम रखा, और उस वक्त अरोड़ जो कैपिटल था सिंध का, और उसने जब यहाँ पे 10 रमज़ान मुबारक को राजा दाहिर को शिकस्त दी तो फिर मस्जिद की बुनियाद रखी गई। ये भी बताया जाता है इस मस्जिद के पीछे ही राजा दाहिर का कला भी मौजूद था, जिसके अब आसार तकरीबन मिट चुके हुए हैं, मगर इस मस्जिद के आसार मौजूद हैं। इस मस्जिद की सिग्निफिकेंस हिस्ट्री में बड़ी अहमियत हम इस हवाले से भी जानते हैं कि जब यहाँ पर बड़े बड़े काफ़िले और लोग भी आते हैं तो यहाँ बताया जाता है कि 10 रमज़ान मुबारक को यहाँ पे एक इकट्ठ होता है, पूरे पाकिस्तान से मुसलमान आते हैं, नवाफिल पढ़ते हैं और इबादत करते हैं, और यहाँ पर रोज़ा भी खोलते हैं। अब इस मस्जिद में जो ईंटें इस्तेमाल हुई हैं ये भी बताया जाता है, अभी हमने रास्ते में भट्टे देखे थे, वो यहाँ की अपनी मकामी मट्टी से ही बने हुए हैं, और 1300 साल से ये ईंटें अपनी जगह पर कायम हैं। अब ये जो इसका आप जब एंट्रेंस पे होते हैं ये दरवाज़ा अपनी जगह मौजूद है, फिर मस्जिद का जो सामने जो महराब के साथ वाली जगह थी वो अपनी जगह पे कायम है। ये मस्जिद की तारीख़ में अहमियत को हम जब जानने की कोशिश करते हैं तो हमारी जो नई नस्ल है वो बिलीव करती है साइंटिफिक एविडेंस पे, आज हम कहते हैं उसके ऊपर। ये एविडेंस, ये जो आसार हैं, इसीलिए हमें इन्हें संभाल के रखना चाहिए कि इस मस्जिद में जब अल्लाहु अकबर की अज़ान गूंजी तो पूरे इलाके में वो अज़ान जाती थी और लोग फिर जो कलमा पढ़ते गए, और यूँ सब कॉन्टिनेंट में मुसलमान जो हैं उनका एक सिलसिला शुरू हो पड़ा। पहले ज़माने में, आज से कई बरस पहले, जब जो चूना होता था या जो दाल होती थी उसको पीस कर, जैसे आज हम सीमेंट से दीवारों के ऊपर या गांव में जाते हैं तो मिट्टी से लेपते हैं ईंटों को, ऐसे ये लेपा गया था जो कि काफ़ी जगह से उखड़ चुका हुआ है। और किबला रुख है, और यहाँ से खजूर के बागात भी हैं और पीछे एक बच्चों का स्कूल भी है। बताया जाता है कि यहाँ साथ ही कला हुआ करता था राजा दाहिर का एक, और खजूर के दरख्तों को देख के यानी कि आपको वही कैफियत आती है कि अरब से जब मुसलमान यहाँ पर आए थे तो अपने साथ शायद खजूरें भी वही लेकर आए थे। मस्जिद के अंदर खड़े होकर एक ही एहसास मुझे ज़रूर हो रहा है कि हमारी जो तारीख़ है, उस तारीख़ का जो हमारा विरसा है, उसको संभालने की ज़िम्मेदारी मेरी भी है, आपकी भी है, और हुकूमत वक्त की भी है। हम सब को अपना अपना रोल प्ले करना चाहिए इस कीमती विरसे को महफूज बनाने के लिए। केसरिया 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 केसरिया
पधारो मार देश। हारी जामू रे बलहारी जामू रे हो बार जामू रे बलहारी जामू रे और सतगुरु मांगन आया मेवारी जामू रे मोर धन गुरु मांगन आया मेवारी जामू रे। जनाब, इस वक्त हम काली माता के आस्थान पे मौजूद हैं। अरोड़ में ये वाक़या है, ये केव है जिसके अंदर ये आस्थान मौजूद है। यहाँ पर जो पुजारी हैं जवाहर लाल साहब, वो मेरे साथ हैं। वो मुझे ये लेकर आए इस केव के अंदर। उनका कहना है कि ये कुदरती तौर पे बना हुआ उनका आस्थान है। अच्छा, ये आस्थान कब से है, कितने सालों से है? ये समझो आद शक्ति है, आद मान असल, शुरू से ये ताकत खुद खुदा ने पैदा की। इसी रास्ते से रूहन में काली माता ये हिंगलाज के बलूचिस्तान में उधर भी इसका आस्थान है। ठीक, हाँ, इसी रास्ते से। इसी रास्ते से आएंगे। अच्छा, हाँ, और सतगुरु मांगन आया मेवारी जाऊं रे और धन गुरु मांगन आया मेवारी जाऊं रे। ये खाली ख्याली तस्वीर है। ये ख्याली तस्वीर है काली माता की। जी, क्या ये है उनका आस्थान। यहाँ के बैठी है, उनको आम जगह मिली है, ऊपर गुम्बद बना हुआ है, आदमी खड़ा हो सकता है। अच्छा, हम अंदर जाएं। बिल्कुल जी, आदमी खड़ा हो सकता मोर है। भाग्य उदय कर दीना मेरा कर्म भरम सब छीना मेवारी जाऊं रे मेरा कर्म भरम सब छीना मेवारी जाऊं रे हारी जाऊं रे बलहारी जाऊं रे हो बारी जाऊं रे बलहारी जाऊं रे मोर सतगुरु मांगन आया मेवारी जाऊं रे मोर धन गुरु मांगन आया मेवारी जाऊं रे। सत्संग बन गई भारी मंगला गाऊं चारी रे सत्संग बन गई भारी रे भारी। पधारो मार देश। इस वक्त जी मैं रोहड़ी जंक्शन पे मौजूद हूँ। रोहड़ी का ये जंक्शन है, इसकी ब्रिटिश राज में बहुत स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस थी। 1879 में ये बनना शुरू हुआ और 8 साल के बाद 1887 में इसकी कंप्लीशन हुई। यहाँ से जो दो मशहूर लाइन्स थी, एक थी कराची पेशावर लाइन और दूसरी थी वो थी कराची पशीन लाइन। ये जंक्शन है, इसकी अहमियत इस हवाले से थी कि जो ब्रिटिश राज में जितने भी ट्रूप्स और जो वेपनरी थी और जो दूसरा माल था जिसको आप रस्तो नकद के लिए इस्तेमाल करते थे, वो सारा यहाँ से आपके बलूचिस्तान में भी जाया करता था और इसी तरीके से ये खैबर पख्तूनख्वा में भी उसकी ट्रांसपोर्टेशन की जाती थी। तो यहाँ पे इस जंक्शन के ऊपर जहाँ से जो लोग भी सफ़र करते हैं, जितनी भी एक्सप्रेस ट्रेन्स है वो भी यहाँ पे रुकती हैं। उसके अलावा जो सामान है उसको भी यहाँ से जो माल बरदार ट्रेन्स है उसके ज़रिए लाया जाता है। पूरे पाकिस्तान के अंदर इसकी बहुत अहमियत है और जितनी भी एक्सप्रेस ट्रेन्स हैं वो यहाँ पे ज़रूर रोहड़ी पे रुकती हैं। सो हम आपको लेकर आए हैं रोहड़ी और हम आगे चलेंगे और कुछ और खूबसूरत जो चीज़ें सिंध की जो रोहड़ी और सक्खर से वाबस्ता हैं उनको आपके सामने पेश करेंगे।
आशिकान पूरे इस वक्त हम रोड़ी शहर में मौजूद हैं। बाबे करबला से हम दाखिल हुए हैं और जिस आस्थाने पे यहाँ पर आए हैं, यहाँ पे जो इमाम बारगाह है, सैयद मोर शाह रिजवी ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ था और सैयद मोहम्मद शरीफ शाह रिजवी के नाम से उनको पहचाना जाता है। मोर पंख जो है उनकी खूबसूरती थी, बड़े खूबसूरत बुज़ुर्ग थे और वो यहाँ से करबला का सफ़र पैदल किया करते थे और ये तकरीबन बात है 400 से 450 साल कबल की। और एक पत्थर भी है जो उनके गले में लटका होता था और वो जिन पैरों पे जाते थे तो वो कमर नहीं करते थे और वो चेहरा मुबारक उनका उसी तरफ होता था, मज़ार अक़दस की तरफ, और वो इसी तरीके से वापस यहाँ पर आते थे। ज़ियारत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैंने आते पढ़ा है, ज़ियारत इमाम ज़माना, तो इस निस्बत से आप बताएँ इस जगह के बारे में हमें। असल में जो आपने बात बताई, सैयद मोर शाह उर्फ़ सैयद मोहम्मद शरीफ शाह रिजवी सादात हैं यहाँ, जो करबला ताज़िए के बानी थे, जिन्होंने बुनियाद रखा था यहाँ। और जैसे आपने बताई बात, वही बात है कि वहाँ गए और करबला से आए, उनकी निस्बत से यहाँ फिर ड्यूटी चली और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े मुबारक की शबीह है, जैसे इराक़ में मौजूद है करबला में। ताज़िया यहाँ से उसका आगाज़ होता है। जी जी, तो सुबह फिर आपका जो किस वक्त उसका आगाज़ होता है और आपका रूट क्या होता है, उसकी पूरी तरतीब अगर आप मुझे बता दें। सुबह को तकरीबन मसलन गर्मी में टाइम चेंज होता है, सर्दी में मौसम के हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज होता है। अज़ान से पहले तकरीबन ये काम होता है, यहाँ से ताज़िया मुबारक निकलता है, फिर यहाँ से सीधा करबला मैदान होके लाले शहज़ादे का चौक होता है, वहाँ से अंदर घुमा के फिर अंदर मुंडो खबर फ़कीर जो मेहमानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की उस टाइम की थी, आज की नहीं है, वहाँ ताज़िया मुबारक सुबह के टाइम पहुँचता है। फिर तकरीबन 1 बजे ज़ोहर की नमाज के बाद नमाज के अज़ान हो जाती है, नमाज हो जाती है ज़ोहर की नमाज के बाद, वहाँ से फिर दोबारा ताज़िया मुबारक निकालते हैं। वो सारी बाज़ार से होते हुए, शाही बाज़ार से होकर विछोड़ा होता है। यहाँ 2 मातम और होते हैं, शहज़ादे अली अकबर, शहज़ादे अली असगर, शहज़ादे कासिम के टोटल 3 मातम होते हैं, वो अलग हो जाते हैं यहाँ से। फिर करबला का मौला मातम सीधा करबला मैदान यहाँ आ जाता है। यहाँ सारी रात यहाँ रखते हैं, मेहमानी होती है। साईं हैदर शाह हक़ानी बादशाह गौस पाक के सामने दरगाह है साईं की, वहाँ मेहमानी होती है सारी रात। फिर सुबह 10वीं के दिन ज़ोहरैन की नमाज़ पढ़ के यहाँ बाजमात नमाज होती है, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ के जो इमाम का मिशन है, नमाज़ पढ़ के फिर यहाँ से ताज़िया मुबारक निकलता है। ये सीधा यहाँ से निकल के यहाँ शहीद स्टेशन के करीब शहीदों का कब्रिस्तान कहलवाता है, वहाँ सारा ये प्रोसेस होता है। जब वो ख़ास मखसूस लोग होते हैं अंदर कामी, और जो सादात हैं, मुतवली हैं और साईं वाले हैं, जो सारे मिलके फिर वो ताबूत शहीद करते हैं, निकालते हैं, सामान उसका अलग करते हैं। फिर वाकई इधर आके वापस इसी जगह पे वहाँ फातिहा पढ़ते हैं। फातिहा के बाद फिर हर कोई अपने घर चला जाता है। हर कोई अपने घर चला जाता है। ये यहाँ पे तकरीबन 400-450 साल से ये ताज़िया निकल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब। इस वक्त हम मौजूद हैं आगा कादर दाद चवारा मंडी में, जो कि सक्खर में कायम है और सिंध में अंदर जो 2 बड़ी मशहूर मंडियां हैं उनमें से एक मंडी है। अब्दुल लतीफ़ जो यूनिवर्सिटी है खैरपुर से, उसकी एक रिपोर्ट के मुताबिक 70 लाख हेक्टेयर्स के एरिए के ऊपर आपके दरख्त मौजूद हैं खजूर के, और तकरीबन जो है उससे 4.5 लाख टन जो है खजूर की आपको हासिल होती है।
और उसके बाद जो खजूर में से जो जब आपकी कच्ची खजूर होती है उस कच्ची खजूर को पानी में उबाला जाता है, फिर धूप में सुखाया जाता है जिससे छुआरा बनता है। ये जो दरख्त है, इनसे लगी खजूर बहुत से लोगों को जहाँ पर रोज़गार मुहैया करती है, इनके चेहरे में बहुत ज़्यादा खुशियाँ भी लाती है और इकॉनमी में अपना रोल प्ले तो कर रही है। मगर इसके बारे में जो डिटेल्स जानने के लिए हम जब इस मार्केट में आए हैं तो हमारे साथ सईद अहमद भाई साहब हैं, यहाँ के मशहूर ताजर हैं, और ताजर और काश्तकार की क्या रिलेशनशिप है उसके हवाले से भी बात करेंगे और इस मार्केट और इस बिज़नेस के हवाले से भी बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे सईद अहमद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ बताएं हमें इस कारोबार के हवाले से, कैसी ये मार्केट है, कब से ये बनी है और इस कारोबार की अहमियत क्या है इस सक्खर के या बल्कि सिंध के जो है बिज़नेस के हवाले से? ये मार्केट 34 एकड़ के रकबे पर मुश्तमिल है और काफ़ी ज़्यादा कारोबार है, और इसके साथ छुआरे के साथ खजूर और धनिया, सौंफ, अजवाइन, मूंगफली, ये सारी प्रोडक्ट्स इस मार्केट में सेल परचेज़ की जाती हैं। तो काश्तकार के साथ आपका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है कि बीच में मिडल मैन होता है? नहीं, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। तो इस कारोबार में हम कैसे इसको ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं और जैसे दुनिया में और कौन कौन सी मार्केट्स है जिसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं? दुनिया में जितने भी कारोबार हैं उनमें से हमारा जो कारोबार है वो आज से 50 साल पुराना चल रहा है। जैसे 50 साल पहले काम करते थे आज भी उसी तरह से काम कर रहे हैं। हालांकि अभी बहुत इसमें जिद्दत आनी चाहिए और हम दरख्वास्त करते हैं गवर्नमेंट से कि हमें इस पे तवज्जो दे और इस छुआरे की प्रोसेसिंग पे तवज्जो दे, और जो ग्रोअर्स काश्तकार हैं उन पर जितना हो सके वो फोकस करें ताकि हम एडवांस जा सकें। अच्छा, दूसरा अब हम अगर इसको सम अप करना चाहें तो आप देख रहे हैं कि मार्केट ग्रो कर रही है या मार्केट स्क्वीज़ हो रही है? नहीं, इस वक्त तो हम लॉसेस में हैं। लॉसेस में? हाँ, असल में क्या है, हमारा जो है ना वो बारिशों पर सारा सिलसिला डिपेंड करता है। बारिशें ज़्यादा होने की वजह से फसल क्रॉप ख़राब हो जाती है, तो हम कहते हैं इसमें कुछ और नया हो ताकि बारिश पड़े भी तो हमारे फसल को कोई नुकसान ना हो। अच्छा, ये जो अमल है इसको आप पानी में उबालते हैं और उसके बाद इसको धूप में सुखाते हैं और फिर से छुआरा बनता है, तो ये जो पानी में उबालने का अमल है ये कितना टाइम लेता है, कितना वक्त आप इसको उबालते हैं? ये जी एक कढ़ाई को तकरीबन आधे से पौना घंटा देना पड़ता है। तो ये जब फुल जोश खा जाता है पानी में और ये नरम पड़ जाता है, फिर इसको निकाल के पानी से बाहर 7 दिन धूप में सुखाया जाता है। 7 दिन धूप में सुखाया जाता है। इस पर लेबर सारा दिन काम करती रहती है, फिर जाके इसका प्रोसेस फाइनल होता है। और इसकी कितनी इकसाम है छुआरे की? छुआरे की तो पहले बहुत ज़्यादा थी, मगर अभी जो है ना ये कम होते होते अभी एक छुआरा जो है वो असील छुआरा जो है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा होता है। जी जी। और उस पर ही फोकस होता है किसान का भी और काश्तकारों का भी और जो भी ताजर हजरात हैं उनका भी। आपका तो होलसेल का काम है, आप तो टनों में और मनों में कारोबार करते हैं, तो इस वक्त अगर मैं आपके पास एक आ जाता हूँ आम आदमी और मैं कहता हूँ जी मुझे 1 किलो चाहिए, तो उसकी क्या प्राइस चल रही है असील की? सर अच्छे से अच्छा छुआरा जो है इधर पाकिस्तानी रुपीज़ के हिसाब से 100 से 200 रुपये किलो तक चल रहा है। यहाँ पे सिर्फ छुआरे का कारोबार नहीं किया जाता, उसके अलावा मूंगफली का भी काम किया जाता है। मेरे हाथ में छुआरे भी हैं, मूंगफली भी है, और मूंगफली की अच्छी क्वालिटी की मूंगफली है, और इस वक्त गाहक भी मौजूद हैं, काम भी कर रहे हैं। और ये जो इतनी बड़ी मार्केट है इसमें सौंफ का भी, छुआरे का भी, मूंगफली का भी कारोबार किया जाता है। पूरे पाकिस्तान से मूंगफली यहाँ पर आती है और फिर इसको बड़े पैमाने पर इसकी फ़रोख्त की जाती है जो पूरे सिंध में यहाँ से जाती है। डेरकी से मूंगफली आई है जी, इसे हम छील कर देखते हैं जी। ये सिंध की मूंगफली है। जब मूंगफली को इंट्रोड्यूस कराया गया था पाकिस्तान में तो कहा जाता था मूंगफली सोने की डली। यहाँ पर भाव ताव हो रहा है जी, और मूंगफली की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ये 14,000 से 32,000 मन तक इसका जो है भाव जाता है। गर्मा गर्म मूंगफली खाने का एक अपने लुत्फ होता है, खासकर सर्दियों में जब आपने अंगीठी जलाई होती है। अब तो खैर अंगीठी नहीं, हीटर्स का ज़माना आ गया, उसके सामने बैठे होते हैं बड़े बुजुर्ग, आप मूंगफली भी खा रहे होते हैं और साथ किस्से कहानियाँ भी सुना रहे होते हैं।
पधारो मार देश। सत्यन जो आस्थान रोहड़ी का एक खूबसूरत मकाम है, और ये जो मकाम है यहाँ पे ये कब्रें हैं जहाँ पर आपको मीनाकारी, काशीकारी, ये तमाम जो हमारे जो आर्टिजन्स हैं उनका आर्ट आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, ये जो जगह है इसके बारे में बहुत से किस्से और कहानियाँ मशहूर हैं, और उन किस्से कहानियों की तस्दीक सिर्फ वही शख्सियत कर सकती है जिसका ताल्लुक़ इस ज़मीन से हो। मेरे साथ हैं सैयद इमदाद हुसैन शाह रिजवी, authentic person to have a word with about the history and detail of this place। तो शाह साहब, इस जगह का जो नाम है जिसकी वजह से मंसूब किया जाता है सत्यन जो आस्थान, इसके बारे में मुझे थोड़ी सी आप डिटेल दे दें। जी जी, ये शुरू इस सतियों का आस्थान जो है बड़ा हिंदुओं के ज़माने में, वो सतियों जो है मुस्लिम कल्चर में भी सतियों जो है पाक दामन जिसको कहा जाए, उस वजह से ये मशहूर हुआ। हकीकत ये है कि तारीख़ में है कि महमूद गजनवी के दौर में यहाँ कोई 7 या 9 बंदे आके बैठे थे, तो उन्होंने मुराकबा निकाला था यहाँ पे। जब वो 40 दिन पूरा करके यहाँ से चले गए, जब लोगों को आसपास में जो लोग रहते थे उनको पता पड़ा, तो उन्होंने अकीदत के तौर पे यहाँ आना शुरू कर दिया। जब आना शुरू कर दिया तो वो सत्ता से चेंज होके जो है सतिया बन गया। ठीक। फिर अपना सैयद अबुल कासिम नमकीन जो है, ये असल तो हेरात से आए थे। इसके दादा जो थे, वालिद जो थे, वो अपना इमाम रज़ा के रोज़े के जो है मुतवली थे। तो वहाँ जो जब हालात ख़राब हुए तो हेरात में आ गए। हेरात से जो है वो फिर अकबर बादशाह के भाई के पास जो है लाहौर में आ गए, उधर ये उनके जो ड्यूटी दी। उसके बाद जहाँ फिर जो अकबर ने उसको नमकीन इस वजह से कहते हैं कि उन्होंने खेवड़ा की जागीर जो है अपना उसको दी थी, अपना अबुल कासिम नमकीन। तो उसने एक रकेबी और प्याला बना के दिया था, वो इसको नमक से बना के कि मैं आपका नमक हलाल हूँ, तो इस वजह से उसके ऊपर नमकीन हो गया। तो ये पीछे जो है हमारी जो है ये अपना दरिया के उस पार, हाँ दरिया के उस पार जो है ये बखर का किला है। इस किले में ये गवर्नर थे। तो रात को जो है चांदनी रात को जो है यहाँ आके इसने एक प्लेटफार्म बनवाया था। ये देखिए प्लेटफार्म जो बना हुआ है, ये उसने बनवाया था। इधर आके वो मजलिसें करते थे, दोस्तों को बिठाते थे रातों को, चांदनी रात को। इधर हवा भी बड़ी चलती थी तो ये बड़ा इधर लुत्फ़अंदोज़ होते थे। तो उसने जो है इधर वसीयत की थी अपने पीछे वालों को, अपने ख़ानदान को, अगर जहाँ भी मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे दफन इस जगह पे कीजिएगा। अच्छा कीजिएगा। तो यही दफन है यहाँ जो है। तो उसके फिर इंतकाल जो है कंधार में हुआ था, अफ़गानिस्तान में हुआ था। तो फिर उसकी डेड बॉडी लेके यहाँ आके उसको जो है दफन किया। तो उसका ये जितना भी ये जो मज़ारें हैं उनके ख़ानदान की हैं। उसके बाद आधा ख़ानदान उनका जो है अपना उसमें रह गया ठट्टे में, उधर मज़ारें हैं जिसकी वो अपना शाहजहान मस्जिद भी जो है उसके बेटे ने बनवाई थी। अच्छा। तो ये इधर जो है उसका ख़ानदान जो है आखिरी इनका जो ख़ानदान के बंदे थे, बीबियाँ थी, वो 1880 में जो है आखिरी उनकी जो है वो डेड बॉडी इधर जो है दफन हुई है उनके ख़ानदान की। शाह जी, ये कब्र किसकी है? ये सैयद अबुल कासिम नमकीन की है। 1018 में इनका इंतकाल हो गया था, तो वसीयत के मुताबिक यहाँ ही उसको जो है दफन किया। उसके बाद से इसके ख़ानदान बेटे हैं, दूसरे हैं। तो इनके एक बेटे की जो है इधर हमारे रोडी शहर में जो है एक मस्जिद भी बनी हुई है, इसके बेटे ने बाद में बनवाई। तो इनका ख़ानदान आधा जो है इधर है, आधा जो है ठट्टे में है। अच्छा, ये ऊपर लिखा भी हुआ है? जी, फारसी में 1018। जी। ये बड़ा खूबसूरत काम हुआ है। जी। क्या अभी भी यहाँ पे ये रवायत चल रही है, इस तरह का काम होते हैं? ऐसे आर्टिस्ट हैं कि नहीं? आर्टिस्ट तो हैं, अभी इन्होंने स्पेशली मंगाए थे इसके काम के लिए, रिन्यूएशन के लिए। जी। मगर वो पत्थर जो है ना ऐसा बड़ा मुश्किल से मिल रहा है। ये मैं समझता हूँ कि इधर से इंडिया से जो है वो लाल पत्थर जो है मंगाया था। अच्छा। इसको जो है इनको उस टाइम में
इनको उस जमाने के कारीगर थे, बड़े ज़बरदस्त उन्होंने काम किया था। तो अब ये टाइल का ज़्यादातर काम कर रहे हैं, ये नक्शो निगार वाले कम ही जो है बचे हैं जाके। अच्छा, ये देखने के लायक है ये किट्स, ये सारी कार्विंग हुई है, कुरान मजीद की आयात हैं, उनको कार्व किया गया हुआ है इन कब्रों पर। पीछे गवर्नर साहब की कब्र पर आयतुल कुर्सी को कार्व किया गया हुआ था। इसको दिया रिनोवेशन, इसकी जो है अपना जो है वो डायरेक्टर जनरल जो थे हिंदुस्तान के, तो ये 1899 में इधर आए थे। उन्होंने ये बिल्कुल बिगड़ा हुआ था, मैं फ़ोटो आपको देता हूँ। उसके बाद फिर इसको उन्होंने अंग्रेज़ों ने रिनोवेशन किया था, नहीं तो कभी का ख़त्म हो जाता। हम तो सुनते चले आते थे इस ब्रिज के बारे में, आज देख भी लिया अपनी आंखों से। इस ब्रिज के बारे में अगर आप थोड़ा सा हमें ये 1870 में 5 सर्वे अंग्रेज़ों ने कराए इस पुल बनाने के लिए। तो उसमें से आखिरी जो था 5वां बंदा वो रेंडल था, उसका नक्शा मंजूर किया और 1883 में जो है उस पुल का काम शुरू हुआ। वो जो चैनल सखर चैनल है, पहले 85 तक वो कंप्लीट हुआ, 85 से ये जो है शुरू किया। अब इसमें क्यों नहीं डाला वो पिलर जो है कि ये सिल्टी था नीचे जो है, ठीक, इस वजह से इसमें पिलर नहीं डले। ये जो है ना, जी जी, ये 2 यानी कि कैंचियाँ, इसके ऊपर जो बीच वाला टुकड़ा है जी जी, ये रखा हुआ है, इसमें जो है लचक है। जब भी इसमें एक बार ट्रैफिक ज़्यादा चलती है या अपना जो है कोई रश होती है तो ये हिलता है। सफ़र बहुत खूबसूरत है, सफ़र बहुत हसीन है। एक्सप्लोरेशन का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, तो देखते रहिए हारून रशीद के साथ PTV।